नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं गलता लोहा शेखर जोशी से संबंधित प्रश्न। हमने पाठ का सारांश पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। आज हम उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कि हमें किस प्रकार से अर्थ को ग्रहण करते हुए उन प्रश्नों का उत्तर देना है जो हमसे पूछे जाते हैं। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराए। कौन निकला था? वह किसके लिए आया है? वह शब्द मौन के लिए आया है। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर जीर्ण शीर्ण अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। पृष्ठ पाठ्य पुस्तक में ये 56 पृष्ठ पर दिए गए। इससे संबंधित प्रश्न। मोहन घर से किस उद्देश्य के लिए निकला था? मोहन का उद्देश्य क्या था प्यारे विद्यार्थियों? तो मोहन घर से लंबे बेंत वाले हसुआ लेकर निकला। उसका उद्देश्य था कि वह अपने खेत के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। वंशीधर के लिए कौन सा कार्य कठिन हो गया था? वंशीधर के लिए कौन सा कार्य कठिन हो गया था? वंशीधर के लिए अब पुरोहिताई के बूते पर घर संसार चलाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब वो वृद्ध हो गए थे। वृद्ध होने के कारण या अधिक उम्र व जर्जर शरीर के कारण अब वे कठिन श्रम व उपवास को नहीं कर पाते थे। इसलिए उनके लिए पुरोहिताई का जो कार्य था वो कठिन हो गया था। यजमान किस पर श्रद्धा रखते हैं तथा क्यों? यजमान वंशीधर पर श्रद्धा रखते हैं। और क्यों रखते हैं भाई? क्यों रखते हैं? यजमान वंशीधर पर श्रद्धा रखते हैं। वे उनकी निष्ठा व संयम की प्रशंसा करते हैं और इसी कारण उनका मान सम्मान भी करते हैं। आगे देखते हैं। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार समझता रहता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम आगे ये जो चिन्ह दिया गया है, विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया गया है, वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरी कक्षा तक की स्कूल का मुंह देख पाया। प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था? प्रतिद्वंदी यानी विरोधी या दूसरे पक्ष का। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता था क्योंकि उसके मन में बचपन से नीची जाति के होने का भाव भर दिया गया था। इसलिए वह मोहन की मार को उसका अधिकार समझता था। त्रिलोक मास्टर ने मोहन के बारे में क्या घोषणा की थी? त्रिलोक मास्टर ने यह घोषणा की थी
कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल व उनका नाम रोशन करेगा। धनराम की नियति कई क्या थे नियति क्या थे। धनराम गांव के गरीब तबके से संबंधित था। खेतिहर या मजदूर परिवारों के बच्चों की तरह वह 3री कक्षा तक ही पढ़ पाया। उसके बाद वह परंपरागत काम में लग गया। यही उसकी नियति थी। एक प्रश्न और देखते हैं। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने यानी याद करने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो 3री सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया था। यानी 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39 यहाँ तक ही बोल पाया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक चला दी थी। यानी उसे लताड़ने लगे। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धाड़ लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकने फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया था। अर्थात दुकान पर उसको रखकर दुकान के कार्य करवाने लग गया था। और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन यानी हथौड़े से भारी औजार घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैच चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़ बैत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। ऑफर यानी बरामदा या दुकान। प्रश्न, धनराम 13 का पहाड़ा क्यों नहीं याद कर पाया था। धनराम ने 13 का पहाड़ा सारे दिन याद किया परंतु वह इस काम में सफल नहीं हो पाया। इसके 2 कारण हो सकते हैं, धनराम की मंदबुद्धि और मन में बैठा हुआ पिटाई का डर। जबान की चाबुक से क्या अभिप्राय, त्रिलोक सिंह ने धनराम को क्या कहा। इसका अर्थ है व्यंग्यात्मक वचन। मास्टर साहब ने धनराम को 13 का पहाड़ा कई बार याद करने को दिया था परंतु वह कभी याद नहीं कर पाया। उसे कई बार सज़ा मिली। इस बार उन्होंने उस पर व्यंग्य कसा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, तुझे पढ़ाई नहीं आएगी। इसी का है कि जबान की चाबुक चलाई, अर्थात उन्हें व्यंग्यात्मक बाणों से काटा गया। अध्यापक के और लोहार के दंड देने में क्या अंतर था। याद न करने पर मास्टर त्रिलोक बच्चे को अपनी पसंद का बैच चुनने की छूट देते थे जबकि लोहार गंगाराम सजा देने का हथियार स्वयं ही चुनते थे। गलती होने पर वे छड़ बैत हत्ता जो भी हाथ लगता उसे सजा देते थे। किसे, धनराम को। प्रश्न, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा। यह वाक्य मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा। किस प्रसंग में कहा। जब वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उससे सहानुभूति जताई और उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। किस आशय से कहा। यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया।
बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या कहानी में ये आज से स्पष्ट हुआ है? कहानी में ये आज से स्पष्ट नहीं हुआ। रमेश अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता था। उसके परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर वापस भेज दिया। उसकी आंखों में एक सजग की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? कहानी का यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया था? मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने आता है। काम पूरा हो जाने के बाद भी वह वहीं बैठा रहता है। धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का प्रयास कर रहा होता है, परंतु सफल नहीं हो पा रहा। मोहन ने अपनी जाति की परवाह न करके हथौड़े से नपी तुली चोट मारकर उसे सुगढ़ गोले का रूप दे दिया। अपने सदैव अभ्यस्त हाथों का कमाल के उपरांत उसकी आंखों में सृजक की चमक थी। यानी सृजक यानी निर्माण करता। ये पात्र विशेष किन चारित्रिक पहलों को उजागर करता है? ये मोहन के जाति निरपेक्ष व्यवहार को बताता है। वह पुरोहित का पुत्र होने के बाद भी अपने बाल सखा धनराम के ऑफर पर काम करता है, दुकान पर काम करता है। ये कार्य उसकी बेरोजगारी की दशा को भी व्यक्त करता है कि उसे इस स्थिति में ला देती है कि वह धनराम का कार्य करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। वह अपने मित्र से काम न होता देख उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है और काम पूरा कर देता है।